स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते किसे हैं, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जब दो विभिन्न परमाणु के मध्य अगर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वह अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की ओर विस्थापित होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आएगा नेगेटिव चार्ज और जो बाकी जो होंगे यानी उससे जिससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि परमानेंट विस्थापन है इलेक्ट्रॉन युग्म का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन कार्बन चेन लेते हैं, उस कार्बन श्रृंखला के किस एक हाइड्रोजन की जगह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि उस कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट अपन अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है कि जो द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि अगर कार्बन चेन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है वाले एटम्स उपस्थित हैं तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड का जो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ले लिया ब्यूटिल या क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन में अपने को पता है कि फर्स्ट कार्बन पर 1 नंबर कार्बन एटम पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl समूह जुड़ा हुआ है। फिर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1 नंबर कार्बन पे Cl समूह जुड़ा हुआ है, जो कि Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने पर इस CCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह Cl की तरफ आकर्षित होते हैं, या Cl अपनी तरफ इसको खींचेगा या अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इससे क्या आ जाएगा, Cl के ऊपर तो क्या आ जाता है, आंशिक नेगेटिव चार्ज, और CH2 समूह यानी 1 नंबर कार्बन एटम पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अपन इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है श्रृंखला में, जैसे जैसे अपन कार्बन 2 की तरफ जाएंगे, 3 की तरफ जाएंगे, 4 की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह कम होता जाता है। कहने का मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे C1 कार्बन पे अपन ने देखा तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर C2 पर उससे कम, C3 पर उससे कम, इसी प्रकार C4, 5 यानी जो अपनी चेन है, जिस चेन में जितने कार्बन एटम है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर कार्बन चेन से क्या जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा, उसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज, और अपनी जो कार्बन श्रृंखला है उस कार्बन श्रृंखला पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये भी क्या होगा कि उस एटम से जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उस ग्रुप से जैसे जैसे श्रृंखला में अपन आगे की तरफ चलेंगे, यानी कार्बन नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार अपन चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसी प्रकार इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, C1 पे सबसे ज़्यादा, फिर C2 पे, फिर C3 पे। तो कहने का मतलब है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वह एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, जो जिसमें क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो।
तो उसमें क्या होता है कि उसमें आवेश का पृथक्करण हो जाता है, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है तो उस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अणुओं में क्या होता है, विद्युत ऋणी या धन विद्युतीय परमाणु या समूह की उपस्थिति के कारण जो इलेक्ट्रॉन विन्यास में विक्षोभ उत्पन्न होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट अपना है इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार या टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सबसे पहले इनगोल्ड ने की धारणा के अकॉर्डिंग प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। यानी इनगोल्ड के अकॉर्डिंग प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसी को अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह उत्पन्न होता है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की उपस्थिति से। यानी कार्बन चेन में कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि हाइड्रोजन की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसको अपन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या -I इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या हो सकते हैं, जैसे अपन लेते हैं NO2 समूह हो सकता है, साइनाइड समूह हो सकता है, कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सिल समूह है, फेनिल समूह है और हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई इन ग्रुप्स में, तो उनकी इलेक्ट्रॉन जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वह उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है कि इसमें जब अपन देखते हैं जो एग्जाम्पल है तो इसमें क्या होता है कि ये इनका क्या होगा कि जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी तो वह क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अपनी तरफ आकर्षित करने पर उस पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको क्या कहते हैं, -I इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं -I इफेक्ट्स के, वो है NO2, SO2R, साइनाइड, SO2AR। ये इनको अपन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर क्रम से व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इसको +I इफेक्ट भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इस क्या होगा कि हाइड्रोजन की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो ग्रुप है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होगा वह अगर टर्मिनल कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, किसी कार्बन चेन की टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो वह क्या दर्शाता है, +I इफेक्ट दर्शाता है। तो +I इफेक्ट दर्शाता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, टर्सरी ब्यूटिल, सेकेंडरी प्रोपिल या 1 डिग्री या मिथाइल। इसके अलावा ड्यूटेरियम भी हो सकता है, इसके अलावा ऑक्साइड समूह भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या दर्शाते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दर्शाते हैं। जैसे अपन दे रहे हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि ये अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ा हुआ है तो उस पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और चेन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्साइड, कार्बोक्सिलेट आयन, टर्सरी समूह, तृतीयक एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल, मैथिल, ड्यूटेरियम, ये सारे के सारे समूह क्या दर्शाते हैं, +I इफेक्ट दर्शाते हैं। अगला है इंडक्टिव इफेक्ट्स के ऑर्डर, यानी कि जो अपन जो भी ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं या +I देते हैं या -I देते हैं, तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, यानी किस प्रकार से किसकी ज़्यादा +I इफेक्ट देता है, कौन सा -I इफेक्ट ज़्यादा देता है, तो उसके क्रम को देखें अपन। तो फर्स्ट अपन लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर ऑफ +I ग्रुप्स, यानी कि जो +I इफेक्ट दर्शाते हैं या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं उनकी ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट देता है ऑक्साइड आयन, फिर कार्बोक्सिलेट आयन, फिर तृतीयक एल्किल, सेकेंडरी एल्किल, प्राइमरी एल्किल, फिर मेथिल और सबसे कम क्या देता है, ड्यूटेरियम।
यानी कि अगर अपने को कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें ये सारे समूह उपस्थित हो, फिर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किस में लगेगा, तो उसमें अपने को ध्यान में रखना है कि प्लस आई इफेक्ट का सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट O माइनस और सबसे कम किसका होता है, ड्यूटेरियम का होता है। और अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल समूह है तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्सरी एल्किल, फिर सेकेंडरी एल्किल और फिर प्राइमरी एल्किल, और सबसे कम क्या हो जाएगा, मेथिल समूह का। इसी प्रकार अगर अपन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स के अगर ऑर्डर देखें तो उसमें अपने को देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह उतना ही क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट दर्शाएगा या ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है। तो ये माइनस आई इफेक्ट्स के लिए ऑर्डर दे रखा है। अगला अपना है कि एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के क्या क्या उपयोग है, क्या क्या अनुप्रयोग है। तो इसमें अपन देखते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि यह कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है। फर्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस, और ऑर्गेनिक या अपन क्यों कह सकते हैं कार्बनिक की क्षारों की स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। अगला है इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह क्या होता है कि जो भी कंपाउंड्स अपन लेते हैं उन कंपाउंड्स या एल्किल हैलाइड जैसे अपन ने ले लिया, एक अपन ने ले लिया मेथिल आयोडाइड, एक मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल क्लोराइड अपन ने लिया, तो इनकी डाइपोल मोमेंट को भी प्रभावित करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर ये डाइपोल मोमेंट जो होगा वह क्या होगा कि हेलोजन का ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव का क्रम बढ़ता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वह अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अगर अपन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले रहे हैं, आयोडीन के एल्किल हैलाइड ले रहे हैं अपन, तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है कि उस बंध के अंदर ध्रुवणता ज़्यादा आ जाएगी, जिससे उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट उसका होगा जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ज़्यादा होगा, तो उसमें बॉन्ड में क्या होगी, ध्रुवणता ज़्यादा आएगी और डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर अपन मेथिल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होता है, क्लोरोमेथेन का, फिर क्लोरोब्रोमेन का, फिर ब्रोमोमेथेन का, और सबसे कम होगा आयोडोमेथेन का। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटती जाती है डाइपोल मूवमेंट भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा कि वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे कम होती जाती है। तो अगर अपन हेलो एल्केन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, आयोडो एल्केन की, और सबसे कम फ्लोरो एल्केन की, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल्स, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। तो फर्स्ट अपन लेते हैं स्ट्रेंथ, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एलिफेटिक एसिड्स की। तो एलिफेटिक एसिड्स में जब अपन देखते हैं कि क्या होता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जैसे इफेक्ट को सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड, यानी कि जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सबसे सरलतम फॉर्मिक एसिड के बाद में एसिटिक एसिड, फिर अपन ले सकते हैं मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है, यानी कि CH3 समूह जो होंगे वह प्लस आई इफेक्ट देते हैं, तो जैसे जैसे CH3 समूह बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे इसमें क्या होगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी कि वह आसानी से H+ आयन नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एसिड के अंदर +I इफेक्ट वाले समूह जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, यानी +I इफेक्ट जैसे से बढ़ता जाता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। नेक्स्ट है, अगर एसिड से कोई -I इफेक्ट वाला एटम जुड़ा हुआ है, तो -I इफेक्ट वाला एटम जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वह क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जैसे अपन ने ले लिया NO2CS2COH, FCS2COH, ClCS2OH, तो उसमें क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगी, वृद्धि आती है। यानी कि अगर -I इफेक्ट वाला अगर जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और +I इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप -I डिक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलिक आयन दस द स्टेबलाइजेशन इट, यानी कहने का मतलब है कि +I ग्रुप जो होंगे, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स हैं वह डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, और जो -I इफेक्ट वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो सीधा सा एक है कि अगर -I इफेक्ट वाले हैं तो वह उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, और +I ग्रुप क्या होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इसी प्रकार अगर अपन ने ले लिया पैरानाइट्रोफिनोल, एक तो अपन ने लिया पैरानाइट्रोफिनोल, दूसरा फिनोल और तीसरा पैराक्रिसोल। जब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो फिनोल सब में है, इसमें एक में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह यानी कि -I इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है, और फिनोल में कोई +I -I ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, और पैराक्रिसोल के अंदर +I इफेक्ट वाला समूह जुड़ा है CS3। तो अपन ने पीछे देखा कि +I इफेक्ट वाले क्या होते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, और -I इफेक्ट वाले उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो NO2 समूह क्या है, -I ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉविंग नेचर होगा इसका, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी यहाँ से H ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो साइकिल के बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी, तो यह H+ को ईजिली रिमूव कर देगा, तो OH बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, रिंग की तरफ आकर्षित होंगे। नेक्स्ट आता है फिनोल, फिनोल में कोई डोनेटिंग और विड्रॉविंग ग्रुप नहीं है। अगला है पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल में क्या होगा कि इसकी पैरा पोजीशन पर CS3 समूह जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से यह रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो देने से क्या होगा कि ऑक्सीजन पर पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, तो वह ईजिली यहाँ से H+ आयन रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होगी कि अगर अपन पैरानाइट्रोफिनोल, फिनोल और पैराक्रिसोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पैरानाइट्रोफिनोल, फिर फिनोल और सबसे कम पैराक्रिसोल। रीजन होगा कि पैरानाइट्रोफिनोल में -I नाइट्रो ग्रुप जो है -I इफेक्ट दर्शाता है, जिससे वह इजीली H+ रिमूव कर देगा, और पैराक्रिसोल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि आसानी से H+ आयन को रिमूव नहीं होने देता। इस वजह से सबसे कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ पैराक्रिसोल की और सबसे ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनोल की होती है। नेक्स्ट है रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, यानी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ या क्षारीय सामर्थ्य को क्या होता है कि इसमें क्या देखते हैं कि जितने भी एलिफेटिक एमीन्स हैं वो क्या होते हैं, अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं अमोनिया से उसकी बेसिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मिथाइल एमीन जो होगा वह अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उसमें मिथाइल क्या है, +I इफेक्ट दर्शाता है, यानी CS3 समूह क्या देगा, +I इफेक्ट दर्शाएगा। तो एमीन्स के अंदर क्या होता है कि जो +I इफेक्ट देने वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो वह उसकी क्षारीयता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट दूसरा है कि एनिलीन,
एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NH2 समूह जुड़ा रहता है। एनिलीन जो होता है वह क्या होता है, वीकर बेस होता है। किसकी अपेक्षा, अमोनिया की अपेक्षा। इसका रीजन ये हो जाएगा कि एनिलीन में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होती है या फिनाइल ग्रुप जो होता है वह क्या दर्शाता है, -I इफेक्ट दर्शाता है। यानी अपन ने पीछे देखा था फिनाइल क्या है, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट देने से क्या होगा कि वह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने से क्या होगा कि वह वीक बेस होता है। तो अमोनिया से क्या होता है, एनिलीन तो क्या होता है वीकर बेस, और मेथिलेमीन जो होता है वह मोर बेसिक होता है अमोनिया की बजाय। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे ऑर्डर दे रखा है अपने को, मेथिलेमीन, अमोनिया और एनिलीन। जब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं तो अपने को पता है कि मेथिलेमीन में क्या है कि अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होता है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसका कारण है कि इसमें +I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एनिलीन के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी अमोनिया से कम होती है बेसिसिटी और इसकी अमोनिया से ज़्यादा होती है। तो ये इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अपन एप्लीकेशन लेते हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। तो कार्बोकेटाइंस की जो स्टेबिलिटी होती है वह इंक्रीज होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स जुड़ते जाते हैं। यानी कि उस कार्बोकेटाइन से अगर एल्किल ग्रुप जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब है कि तृतीयक कार्बोकेटाइन जो होगा मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और सबसे कम स्टेबल क्या होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है। और इसकी स्टेबिलिटी को अपन किससे समझा सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अपन समझा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी अपन ज्ञात कर सकते हैं कि जिसमें जितने ज़्यादा एल्काइल समूह जुड़े रहेंगे तो +I इफेक्ट ज़्यादा लगेगा और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो तृतीय कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन या कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वह कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से जस्ट अपोजिट होती है। यानी कि जिस कार्बेनाइन कार्बन है, यानी जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, उस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि +I इफेक्ट देने वाले अगर ग्रुप अगर उसमें जुड़े हुए हैं कार्बेनाइन से, तो वह उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्किल ग्रुप जो होते हैं वह क्या होते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं कार्बोनाइन को बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि पहले से कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और फिर से एल्काइल समूह है तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, मिथाइल कार्बेनाइन, और फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी कार्बेनाइन सबसे कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स यानी कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वह होमोजीनियस क्लीवेज के द्वारा होता है, यानी कि समान स्विखंडन के द्वारा किसी कोवेलेंट बॉन्ड के होमोजीनियस क्लीवेज के द्वारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, सेम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के जैसे ही होती है। यानी कि जैसे जैसे एल्काइल समूह बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, और इनको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझाया जा सकता है। जो तृतीयक फ्री रेडिकल जो होगा, टर्सरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, और सबसे कम मिथाइल फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ने के साथ साथ फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि उससे उतनी ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट है अपना रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स की
क्रियाशीलता पर भी इंडक्टिव इफेक्ट्स का प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, एसीटैल्डिहाइड लेते हैं और एसीटोन लेते हैं, जब इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तब अपने पता चलता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हैं कार्बोनिल समूह पर या CO समूह पर, जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, जिससे क्या होगी कि उसकी जो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे वह डिक्रीजेज, यानी कि फिर वह यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, इजीली अटैक नहीं कर पाते। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, प्लस आई ग्रुप जुड़ने पर या फिर अपन यूँ कह सकते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स वाले ग्रुप जुड़ने पर उसकी रिएक्टिविटी में कमी आती है। रिएक्टिविटी में कमी का कारण ये हो गया कि प्लस आई वाले समूह होंगे तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे CO समूह पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जबकि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वह सबसे ज़्यादा होगी फॉर्मेल्डिहाइड की, फिर एसीटैल्डिहाइड की, फिर एसीटोन की, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह नहीं जुड़ा हुआ। एसीटैल्डिहाइड में एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और एसीटोन के अंदर 2 CH3 समूह है। तो इनका जो ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसीटैल्डिहाइड और सबसे कम क्या होगा, एसीटोन होता है। तो ये था अपना इंडक्टिव इफेक्ट, उसके प्रकार और उसकी एप्लीकेशंस। इंडक्टिव इफेक्ट्स में अपने देखा कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, अगर उस कोवेलेंट बॉन्ड यानी जिस कार्बन चेन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो अपनी तरफ आकर्षित करता है या फिर उसको डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट देखा था अपन ने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और लास्ट अपन ने देखी थी इंडक्टिव इफेक्ट्स की एप्लीकेशंस।